गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सही है। जैसे कि आपको पता है, मैं 2 वीडियो भेज चुका हूँ और एक वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी। पहले हमने सत्ता का अर्थ पढ़ा, फिर सत्ता की साझेदारी पढ़ी थी कि सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसे हमने 2 रूपों में भी समझा। तो उदाहरण के रूप में एक श्रीलंका को उदाहरण लिया था हमने, श्रीलंका का, और एक बेल्जियम का लिया था, बेल्जियम। ये 2 देशों के दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र का था आप बहुत अच्छे से समझते हो कि जहाँ जनता का शासन होता है उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और इन दोनों लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप थे। इन्होंने, जहाँ हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, यहाँ पे 2 समुदाय थे, एक सिंगली और दूसरा तमिल। तमिल भी 2 प्रकार के थे। तमिल 2 प्रकार के, एक भारतीय मूल के तमिल और एक श्रीलंका मूल के तमिल। यहाँ तो केवल समुदाय के आधार पर मतभेद था और यह भाषा के आधार पर, एक डच भाषा थी और एक फ्रेंच भाषा थी। डच भाषाओं की संख्या बहुसंख्यक थी और फ्रेंच की अल्पसंख्यक। तो हमने देखा कि यहाँ श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, बहुसंख्यकवाद को, और इनके अधिकारों का उल्लंघन किया, इनका शोषण किया। श्रीलंका ने अपने संविधान में संशोधन करके सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया, बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया और राजकीय या सरकारी नौकरियों में राजनीतिक पदों पर सिंगली भाषाई समुदायों को महत्व दिया, जिस कारण इन दोनों में संघर्ष हुआ और संघर्ष की परिणति ये हुई कि एक गृह युद्ध में परिवर्तन हुआ। किसमें हुआ? गृह युद्ध में। अब हम पूछ सकते हैं कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? सीधा सा, क्योंकि श्रीलंका में 2 समुदाय थे, एक सिंगली और एक तमिल। तमिल 2 प्रकार के थे, एक भारतीय मूल के और एक श्रीलंका मूल निवासी। श्रीलंका सरकार ने सिंगली समुदाय को महत्व देते हुए सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया, साथ ही बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया और सिंगली समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों में महत्व दिया गया, राजनीतिक पदों में महत्व दिया गया और इनके अधिकारों इनके द्वारा सिंगली समुदाय द्वारा तमिलों का शोषण किया गया, जिस कारण ये उपेक्षित हुए और इन दोनों में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। यहाँ सत्ता के साझेदारी का ही रूप है। दूसरी ओर हमने बात की थी बेल्जियम की। तो बेल्जियम में भी 2 समुदाय थे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी। यहाँ पे क्या हुआ कि डच समुदाय थे वो बहुसंख्यक थे और अल्पसंख्यक समुदाय जो था वो फ्रेंच था। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो फ्रेंच था ये एक कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग मतलब संपत्ति पर बहुत अधिकार था, संपत्ति पर, पैसे वाले थे फ्रेंच। ये कमजोर वर्ग था, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा थी, इनकी संख्या कम थी। तो इन्होंने अपने बल के आधार पर, पैसों के बल के आधार पर, आर्थिक आधार पर इन लोगों का शोषण शुरू किया। तो यहाँ तनाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तनाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई दोनों। यहाँ केवल भाषा क्या था, तो समुदाय है। तो जिस कारण ये सत्ता की साझेदारी, अब बात यहाँ पे आई कि बेल्जियम है वो अपनी सत्ता की साझेदारी को या फिर गृह युद्ध की स्थिति से कैसे बचा, गृह युद्ध की स्थिति से कैसे बचा। अब ये देखो, बेल्जियम ने 1970 से 1993 की मध्य, क्वेश्चन हमारा बनता है बेल्जियम गृह युद्ध की स्थिति से, गृह युद्ध की स्थिति से कैसे बचा।
बेल्जियम के जो राजनेता थे उनको स्पष्ट ये आभास था कि जब तक हम सत्ता में साझेदारी नहीं करेंगे इन लोगों की, इन लोगों की और इन लोगों की, फ्रेंच, सीधी सी बात है, अगर सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है तो दूसरे का शोषण जरूर करेगा 100%। जैसे कि बोधा ने कहा कि सत्ता भ्रष्ट करती है, संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एकदम से सत्ता आ जाती है तो वो दूसरे का शोषण करेगा, और बहुत अधिक शक्ति सत्ता आ जाती है तो और अधिक शोषण करेगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ के नेताओं को आभास था कि अगर हमें बेल्जियम को तनाव और संघर्ष की स्थिति से दूर रखना है, गृह युद्ध की स्थिति से दूर रखना है, तो क्या करना होगा। इन्होंने यहाँ के नेताओं ने 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए। कितने किए? 4 संशोधन। इसमें कौन कौन सा था कि पहली बात तो संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो गया कि जो केंद्रीय सरकार थी, पहली बात केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पहली बात क्या थी? हमने कहा कि बेल्जियम गृह युद्ध की स्थिति से कैसे बचा रहा, तो इस कारण से पहला बात 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम की सरकार ने, बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। कितने किए? 4 संशोधन। पहला संशोधन ये था कि केंद्रीय सरकार जो कि ब्रुसेल्स में थी, वहां अगर कोई मंत्री बनता है तो मंत्रियों में डच और फ्रेंच, मान लो कि 100 मंत्री हैं तो 50 मंत्री डच भाषा के होंगे और 50 मंत्री फ्रेंच भाषा के होंगे। तो सत्ता को बांट दिया बराबर, बट 50-50 मंत्रियों की संख्या रख दी ताकि अगर ये अपने बहुमत से कोई कार्य नहीं कर सके, ये अपने कोई बहुमत से कार्य नहीं कर सके, दोनों में टकराव स्थिति न हो और दोनों आपस में सहमति बनकर उस संशोधन को या उस कार्य को कर सके। टकराव की स्थिति समाप्त हो गई। दूसरी बात ये कि इन्होंने केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां थी, केंद्र सरकार की शक्तियों को बांट दिया। ऊंचे से नीचे, मतलब अभी जैसे भारत की बात करें थोड़ा सा, तो भारत में जैसे केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार में नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद ये आती है, ग्राम पंचायत, ये स्थानीय शासन आती है। वैसे ही यहाँ पे अगर शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में रहती है तो वो निरंकुश हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब शक्ति विभिन्न हाथों में बटी हुई होती है तो निरंकुश होने के चांस नहीं के बराबर होता है। तो वहां पे क्या है, दूसरा काम कि केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां है वो उच्च दर से निम्नतर में बांटी गई। मतलब केंद्र सरकार से स्थानीय सरकार से, स्थानीय सरकार में के नीचे सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। ये 2 संशोधन हो गए। तीसरा संशोधन किया ब्रुसेल्स, ये जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी, यहां एक अलग सरकार होगी। तीसरी बात, जिसमें दोनों भाषा के लोग समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बात केंद्र सरकार ने, दूसरी बात केंद्र सरकार की शक्तियों को बांटा गया, तीसरी बात ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार होगी और जहां दोनों भाषा के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। क्लियर आया समझ? चौथी बात आ रही है हमारी, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अतिरिक्त एक अलग सरकार बनाई गई, वो थी स्थानीय सरकार, जिसे सामुदायिक सरकार का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सामुदायिक सरकार का नाम। तो चलो यहाँ सामुदायिक सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जिस क्षेत्र में
जिस भाषा के लोगों की संख्या अधिक थी वो अपने अनुकूल सरकार का निर्माण कर सकते थे या शासन का संचालन कर सकते थे। जैसे कि डच लोगों की संख्या अधिक है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ डच लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं और उसका निर्धारण कर सकते हैं। एक बात क्या हो गई, अब हमने पढ़ लिया कि इन कारणों से श्री बेल्जियम गृह युद्ध से बचा रहा। चार कारण पहले बता दिया हमने कि 1970 से 1993 में 4 संशोधन किए। 4 कौन से किए कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की समान संख्या रखी गई। डच और फ्रेंच भाषा के लोगों की समान संख्या रखी गई। दूसरी बात, केंद्र सरकार की शक्तियों को बांटा गया। केंद्र सरकार की शक्तियों को जो बहुत अधिक थी उनको सरकार को नीचे दी गई। तीसरी बात, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार होगी। इस सरकार में जो मंत्री बनेंगे या कुछ बनेंगे वो दोनों भाषा के समान लोग होंगे, समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और तीसरी बात, केंद्र राज्य के अतिरिक्त एक स्थानीय सरकार होगी जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया। सामुदायिक सरकार का गठन दोनों भाषा के लोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। ये सत्ता के साझेदार जिन्होंने सत्ता को बांट दिया, सत्ता को बांट दिया तो वहां गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होने से वो देश स्वतंत्र रूप से अपना लोकतांत्रिक तरीके से शासन करता रहा है। और दूसरी तरफ हमने पढ़ लिया श्रीलंका का। अब क्वेश्चन ये बनता है सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में कि बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी में क्या अंतर है। बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी में क्या अंतर है, तो हमने दोनों का पढ़ा। श्रीलंका का पढ़ा एक साथ, दूसरी साथ हमने बेल्जियम का पढ़ा। तो इसमें हमें अपने आप खुद भी निकाल सकते हो कि जैसे कि पहली बात करें हम कि बेल्जियम को लगा, बेल्जियम के नेताओं को लगा कि अगर हम सत्ता की भागीदारी नहीं करेंगे तो राष्ट्र एकजुट नहीं होगा और गृह युद्ध या तनाव की स्थिति उत्पन्न रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने संविधान में संशोधन करते हुए दोनों भाषाई समुदायों को सत्ता में साझेदारी किया और गृह युद्ध से बचता रहा। दोनों लोकतांत्रिक देश है। दूसरी ओर श्रीलंका ने क्या किया, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देते हुए सिंगली समुदाय को महत्व दिया और अपने संविधान या सरकार में सिंगली समुदाय को महत्व दिया। दूसरी ओर सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया, जिस कारण वो गृह युद्ध की स्थिति से निपट नहीं पाया और गृह युद्ध की स्थिति में फंस गया। दोनों में अंतर हो गया। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप या प्रकार। सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार की होती है, तो इसमें देखो पहली बात आती है सत्ता की साझेदारी निम्न प्रकार से होती है। एक तो क्षेत्रीय वितरण, सत्ता का क्षेत्रीय वितरण, एक ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तीसरा, विभिन्न समुदायों में सत्ता को बांटना। और चौथा, दबाव समूह, राजनीतिक दल इत्यादि में सत्ता का विभाजन। इस 4 प्रकार की सत्ता का विभाजन होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। पहली बात, क्षेत्रीय वितरण, जहां शासन की शक्तियों को शासन के तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, जहां शासन की शक्तियों को शासन के तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में समान रूप से वितरित करके शासन किया जाए उसे हम बोलते हैं सत्ता का क्षेत्रीय वितरण। क्षेत्र मतलब समान रूप से, किसमें, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है, इसमें क्या होता है, अवरोध और नियंत्रण का सिद्धांत होता है। अवरोध एवं नियंत्रण
कहते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीन है। अगर कार्यपालिका अपने कार्यों से परे जाकर या संविधान से बाहर जाकर कार्य करती है तो व्यवस्थापिका उस पर अंकुश रखती है। तो पहले तो अपने संतुलन रखते हैं, तीनों में शक्तियों का बराबर बांटते हैं। फिर दूसरी बात, नियंत्रण कैसे रखते हैं? अगर कार्यपालिका अपनी शक्तियों से या अपनी सीमाओं से परे जाकर शासन का संचालन करती है या कोई कानून पास करती है तो व्यवस्थापिका उसे रोक सकती है, उसे बोलते हैं नियंत्रण। वैसे ही अगर व्यवस्थापिका किसी भी अपने कानून से बाहर जाकर कार्य करती है तो न्यायपालिका द्वारा उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है या कार्यपालिका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उस पर नियंत्रण लगा सकती है। तीसरी बात, जो अगर न्यायपालिका अपने कानूनी दायरे से बाहर जाकर या संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए कार्य करती है तो व्यवस्थापिका उस पर नियंत्रण लगा सकती है महाभियोग के माध्यम से। तो ये सत्ता का क्षेत्रीय वितरण समझ आया? क्या बोला हमने कि जहां शासन की शक्तियों को कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में समान रूप से बांटकर शासन किया जाए उसे हम सत्ता का क्षेत्रीय वितरण कहते हैं। किसे कहते हैं? क्षेत्रीय वितरण। इसे हम नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, संतुलन और नियंत्रण का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि सरकार के तीन अंगों पर एक दूसरे का पूर्ण संतुलन होता है और पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है। दूसरी बात, ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होता है ऊंचे से नीचे हो, उच्च स्तर से निम्न स्तर में सरकार शासन की शक्तियों को बांटकर शासन करने की शक्ति या कार्य को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में केंद्र सरकार, उदाहरण के रूप में केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। ठीक है। हमें ऊर्ध्वाधर, उच्च स्तर से निम्न स्तर में शक्तियों को बांटकर शासन करने की शक्ति, ऊर्ध्वाधर वितरण सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। जैसे केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से स्थानीय सरकार। जैसे उदाहरण के रूप में भारत में देखें तो भारत में क्या है कि जैसे केंद्र सरकार है तो यहाँ शासन की शक्तियों को तीन भागों में बांटा गया है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है संघ सूची कहलाती है, ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है राज्य सूची कहलाती है, और ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है संवर्ती सूची कहलाती है। तो यहाँ हम शक्तियों को बांटते हैं और तीनों स्तरों की सरकार अपने अपने स्तर पर उनके शासन का संचालन करती है। दो तरीके हुए, क्षेत्रीय वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का क्षेत्रीय वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, और तीसरा है विभिन्न समुदायों में सत्ता की साझेदारी या वितरण। अभी जैसे बेल्जियम में किया, बेल्जियम ने किया ना कि वहां पे दो समुदाय थे तो सत्ता को या शासन की शक्ति को विभिन्न समुदायों में बराबर रूप से बांटकर शासन करने को हम विभिन्न समुदायों में सत्ता का वितरण भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम का सामुदायिक सरकार, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। तीसरा है दबाव समूह राजनीतिक दल। इसमें भी हम सत्ता का विभाजन करते हैं। दबाव समूह का मतलब है संगठित लोगों का एक ऐसा समूह, संगठित लोगों का एक ऐसा समूह जो अपने स्वार्थ या अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाए, सरकार पर दबाव बनाए, दबाव समूह कहलाते हैं। और राजनीतिक दल संगठित लोगों का एक ऐसा समूह जो सत्ता पाने की लालसा से एकजुट होकर चुनाव लड़े और सत्ता में शामिल हो, उसे अपन बोलते हैं राजनीतिक दल। तो इनमें भी जब सरकार स्थायी अच्छे से नहीं चल रही होती है तो इन लोगों में उन लोगों में भी सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है, तो वो भी होता है सत्ता का वितरण या सत्ता की साझेदारी के रूप या प्रकार। तो चार प्रकार है। हमने पहले वीडियो और ये दोनों इस वीडियो में आपकी पहला चैप्टर पूरा कर दिया है। अगला नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। जब तक आप काम करो, समझो। अगर जो भी चीज़ समझ नहीं आती है आपको, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्कूल में आ सकते हो, कहीं से भी कैसे भी आराम से पूछ सकते हो।